बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे नाजरीन। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब, पाकिस्तान का दिल, और जो पाकिस्तान पूरे को एक आप कह लीजिए कि जो ब्लड फ्राहम करता है, खून फ्राहम करता है, वो शहर जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, वो मुसलसल तारीकी और मुसलसल दलदल में धंसता हुआ लोगों को नज़र आता है। एक तरफ कहने वालों को ये बात भी कहने को मिलती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे इतने अरसे से हुक्मरान जमात रही है, उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। जबकि कराची के ऊपर अगर हम सियासी ओनरशिप की बात करें तो सभी को नज़र आता है कि वहाँ पर बहुत अरसे MQM की हुकूमत रही, वहाँ पे बहुत अरसे जो दीगर जमातें हैं उनके इत्तेहाद भी रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि आज कराची की जो हालत है, ये लगता है कि अगर इसको फ़ौरन एड्रेस ना किया गया और मज़ीद डैमेज को ना रोका गया तो फिर शायद इस शहर को वापस रोशनियों का शहर बनाना नामुमकिन हो जाएगा। आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने भी दौरा किया जी, बाजवा साहब ने, और NDMA के चेयरमैन भी कराची में हैं, इमरान खान साहब भी जा रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का वो जिक्र कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी कि वो समझते हैं कि इमरान खान साहब रिहेबिलिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिकन्स्ट्रक्शन है उसके प्लान्स लेके आएंगे, और जो मॉनसून में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है कराची में, उस डैमेज को भी वहाँ पे भी रिलीफ चाहिए कराची को और सिंध को, और वफाकी हुकूमत से उनकी जो तवक्कुआत हैं उन्होंने वो लिस्ट भी सामने लाई है। दूसरी जानब PTI बहुत एक्साइटेड है, वो कहते हैं जी कि हम बता नहीं सकते कि डिटेल्स क्या हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ऐसा है कि जो कराची में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ, और ये कराची के मुकद्दर को बदलने वाला एक प्लान है जो इमरान खान साहब जाकर वहाँ पर अनाउंस करने वाले हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि तकरीबन कोई 802 अरब का ये पैकेज है, ये प्लान जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, जबकि CM सिंध की तरफ से भी कहा गया कि 800 बिलियन रुपए का जो प्लान है कराची को रीइंस्टेट करने के लिए, वो भी सामने लाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। क्या वाकई इस वक्त ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कराची को? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अंडू की जा सकती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सियासी मफाहमत में हल है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से सख्ती से निमटना है, क्योंकि वो तजावज़ात का मसला है, कचरे का मसला है वहाँ पे, और हर चीज़ के ऊपर हमने माजी में पॉलिटिक्स होती हुई देखी है। हमें ज्वाइन करें जी फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, और जब से कराची का अभी इशू शुरू है आप उनको हर जगह पर बात करते हुए सुन रहे हैं, और वो कराची को बहुत गहराई में, बहुत बारीकबीनी से जानते हैं, समझते हैं। नवाब यूसुफ तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और ज़ाहिर है कराची की हुक्मरान जमात के तौर पे वो भी कराची के हालात को भी जानते हैं, और जो गिले शिकवे उनकी जमात से किए जाते हैं उस हवाले से हम नवाब साहब से भी बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार हमें ज्वाइन करेंगे। MQM ने बहुत ज़माने वहाँ पर हुकूमत की, और डॉक्टर साहब अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जो फैसला करेंगे उसमें कराची की सूरत हाल को भी ज़ाहिर है वो मलहूज़ रखेंगे, और डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी हमसे कमिटमेंट किया कि वो हमें ज्वाइन करेंगे। लेट्स सी कि वो हमें प्रोग्राम में किस वक्त ज्वाइन करते हैं। फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, बात का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगी। कराची इतने गंभीर मसाइल हैं, अगर हम कहें कि बहरान हुआ किस वजह से? वसाइल थे नहीं कभी कराची के पास, या जो वसाइल थे उनको बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया गया? ये मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस का नतीजा है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, जहाँ तक कराची की मिसमैनेजमेंट या वसाइल का ताल्लुक है, तो कराची का जो आज आप हशर देख रहे हैं, ये पिछले 30-40 साल की जो मुसलसल मिस गवर्नेंस है, ये उसका नतीजा है। देखिए, कराची में मैं चूंकि इस वक्त कराची के ऊपर बात हो रही है तो मैं कराची के नाम से बात कर रहा हूँ। अमूमी तौर पर इस हमारे मुल्क में पिछले 30-40 साल में फायर फाइटिंग हुई है। जो मसला क्रिएट हुआ, अगर कराची में मसला हुआ है तो कराची को के पीछे गए, इसको किसी तरह फिक्स कर दें। लाहौर में हुआ तो लाहौर में कर दें, वजीरिस्तान या पेशावर में हुआ तो वहां फिक्स कर दें। ये कौमी मुल्क, मेरा अपना जाती ख्याल है, इस तरह चला नहीं करते, ना चल सकते हैं। देखिए, अगर आपने कराची जैसे मेगा सिटी को अगर आपने गवर्न करना है या मैनेजेबल बनाना है, या चलिए गवर्नेबल और मैनेजेबल से छोड़िए, अगर लिवेबल बनाना है, अगर कि आप जिसके लिए कि लोग यहाँ सुकून से जिंदा रह सकें। मेरे वालिदैन जब यहाँ आए थे तो वो इस शहर में फूले नहीं समाते थे, क्योंकि इस शहर के अंदर इतनी जान थी, इतनी स्पेस थी, इतने लोग, इतने मतलब अच्छे लोग, इतना अच्छा वो था, और उसके अंदर किसी क्लास का नहीं था।
ना मजदूर तबके का मसला था, ना मिडिल क्लास का मसला था, ना ही रूलिंग एलीट का मसला था। मगर आहिस्ता 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 जो ओवरऑल मुल्क में हुआ और इस खित्ते में हुआ, उसका डायरेक्ट और शायद सबसे ज्यादा जो असर है वो कराची की ठीक है, तरफ है। आप कह रहे हैं फिर फहीमुज़्ज़मान साहब कि ये बैड गवर्नेंस की वजह से ये बहरान है, तो मैं आपसे क्विकली अगर ये पूछूं कि जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? बहुत सारी सियासी जमातें हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारी खींचातानी हमने हमेशा देखी कराची पे, चाहे वो सिक्योरिटी का मसला था, चाहे वो दहशतगर्दी जब बहुत ज़्यादा कराची में हो गई, हमेशा हमने ये देखा कि बहुत सियासी खींचातानी है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु यू होल्ड, अच्छा कि देखिए कौन देखिए रिस्पॉन्सिबल है? जी देखिए, मैं तो अपनी जो जितनी मेरी याददाश्त है या जो मेरी एज है, मैं उसी के अंदर रहते हुए अपने जाती एक्सपीरियंसेस पे चीजें आपको बता सकता हूँ। देखिए, जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की 1970s की, कराची के एक टॉप नॉच अर्बन प्लानर होते थे, उनका नाम था अली अहमद साहब। जी। जो कराची की, अगर आप कराची आई हैं तो कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद के बड़े बड़े बुलेवार्ड्स, बड़े बड़े घर, बड़ी फेडरल बी एरिया, ये तमाम चीजों का क्रेडिट है ये अली अहमद साहब को जाता है। कॉर्नेल के ट्रेंड अर्बन प्लानर थे। भुट्टो साहब ने उनसे कहकशां स्कीम 5 या क्लिफ्टन की प्लानिंग के लिए उनको कहा। जब उन्होंने प्लान सबमिट किया, अली अहमद साहब जैसे कदावर शख्सियत ने, भुट्टो साहब ने वो प्लान्स वापस कर दिए और उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है एडिक्वेट ओपन स्पेसेस, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स नहीं है। ठीक ओके। है। जब अगेन 40 फुट की शारा फैसल होती थी, उसको 200 फुट जो है 1970 की दिहाई में किया गया। शारा कायदीन एग्जिस्ट नहीं करती थी, यहाँ बंगले होते थे। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16-17 में स्विच किए गए। तो ये तो अच्छा वक्त था। ये जब हम कॉलेज जाया करते थे तो बाकायदा सुर्ख बसें होती थी केटीसी की, उसमें यूनिफॉर्म में कंडक्टर होता था जो बाकायदा बस्ते से टिकट निकाल के देता था और किराया लिया करता था। सही। मगर उसके बाद जब यहाँ जवाल कहाँ से माशाल्लाह शुरू की हुआ? जवाल जिब्राल कहाँ से साहब शुरू का हुआ? माशाल्लाह आया जी, उस वक्त से जो है मैं समझता हूँ कराची की तबाही होना शुरू हुई। कराची के अंदर जो बल्दियाती इदारे थे उन्होंने फंक्शन करना बंद किया। वो कराची इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जो 1951 में बना, 1957 में केडीए बन गया, जो जो यहाँ पर अच्छा फहीम साहब, बल्दियाती इदारे जो हैं उनका क्या किरदार रहा? अभी हमने देखा कि इस सारे क्राइसिस में उनको तहलील कर दिया गया और कराची में जो है वो अब नए एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी हम बहुत सारी बहस और मुबाहिसा देख रहे हैं। तो मुझे ज़रा ब्रीफली अगर बता सकें कि कहाँ तक उनका रोल अच्छा हो सकता था और किसने बिगाड़ा इन इदारों को? देखिए, ये तो 1980s से, जब मैंने जैसे अर्ज किया माशाल्लाह हुकूमत और यहाँ कराची में एमक्यूएम की अमलन अमलदारी शुरू हुई और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से खेचम तान शहर के अंदर पोलराइजेशन, फिर लसानी हंगामे, मतलब वो किसी स्टेज पे सिंधी महाजिर तो उर्दू स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग, और वो सारी की सारी चीजें ही उससे जो वो हुआ। ये सिर्फ बल्दियाती इदारों का मसला नहीं है। देखिए, ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने का ऑर्डिनेंस एक्ट आया 1985 में। उसके बाद ठीक है। अच्छा, मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ, एक तो शहर के अंदर से जो हो रहा था जाहिर है वो तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स हुआ ओवर द डेकेड्स, आपको लगता है कि कहीं पे ये रियलाइजेशन हुई कराची के हालात को देखते हुए, कभी किसी ने इस पे सोच विचार की कि भाई ये अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई, कराची फैलता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, बाहर से बहुत लोग आए और उनके लिए कोई भी प्लान नहीं था, तो ये किसकी गलती थी? देखिए, मसला ये है कि जहां तक बाहर से लोगों के आने का, उसको तो पाकिस्तान में इंटरनल माइग्रेशन जो है वो कानूनी है, उसको रोका नहीं जा सकता। उसको ये नहीं कहा जा सकता कोई पिशावर से या लाहौर से कोई शख्स आके कराची नहीं रहेगा। कोई प्लान तो होगा ना मगर सर? कराची का ये जी, तो कराची के जो मुकामी बल्दियाती इदारे थे या सूबाई हुकूमत थी, जो उसको जो जिस चीज की तरफ वो करना चाहिए थी, या वो उनके पास कैपेसिटी नहीं थी कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको किसी तरह से एड्रेस किया जा सके। उसको रोका नहीं जा सकता था, मगर कम से कम पानी बढ़ाया जा सकता था, सड़कें बढ़ाई जा सकती थी, ट्रांसपोर्ट बढ़ाई जा सकती थी।
इंक्रीमेंटल हाउसिंग बढ़ाई जा सकती थी। ये सब कुछ नहीं हुआ। कराची को बांट दिया गया, कराची को इस बुरी तरह से बांटा गया कि लोग यहाँ पर सड़क पे चलते हुए डरते थे। कोई मतलब ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये रीसेंट पास का है। ये पिछले मैं समझता हूँ 20-25 साल में हुआ है। और बिल्कुल मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था इस पीरियड में, जब यहाँ कराची शहर में एक एक दिन में 14-14, 16-16 डेड बॉडीज गिरती थी। और उसकी वजह जो थी, कंफ्लिक्टिंग वेस्टेड इंटरेस्ट था मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का और उनके जो एक्सटेंशंस थी उनके दरमियान। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइए फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब कि अब हम माजी में जो गलतियां होती रहीं, हमने आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हुए सुना है और हम बहुत ज़्यादा इस पे बातचीत कर भी रहे हैं। अब आने वाले दिनों में एक उम्मीद नज़र आ रही है, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ बैठी कराची में, प्राइम मिनिस्टर साहब एक प्लान लेके जा रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर हैं, तमाम इदारे हमें ऑन बोर्ड लगते हैं। तो मैं पूछूंगी कि ये कितना होपफुल आपको लग रहा है। लेकिन तालपुर साहब इस बैक विद अस, तो तालपुर साहब कितनी जिम्मेदारी है कराची के हालात को ना संभाल सकने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए, कराची में कमियां पेशियां हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें एक अगर आप सिंध गवर्नमेंट को ही कहोगे तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले यही बात बता रहा था कि ये आदमी जो फ़हीमुज़्ज़मान आपके पास बैठा हुआ है, इसको कराची के एक एक कोने का पता है, एक एक इंच का पता है, और इसकी कराची के जो हालात हैं और कराची की सबका चीज़ों पता है जी। मैंने इनके कुछ प्रोग्राम्स भी देखे हैं, और ये जब था अपना कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तभी मैंने इसका काम देखा है। अभी जो सारा काम खराब हो रहा है वो मुझे ये लग रहा है कि ये सारा कुछ सियासत के बल जा रहा है। ये अभी जो टाइम है उस वक्त और उस टाइम में जरूरत इस चीज की है कि सब मिलजुल के कराची के लिए कुछ करें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करें, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां फेंकें, एक दूसरे को जिम्मेवार करें। जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। अच्छा, आप तो मिलते भी रहे ना तालपुर साहब, आप तो मुत्तहदा के साथ भी आप इत्तेहाद में भी रहे ना, मिलके भी तो कुछ नहीं हुआ। नहीं देखो, नहीं मिलके भी अगर कुछ नहीं हुआ वो तो तब की बात है, वो तो टोटली कराची मुत्तहदा के हवाले ही होती थी। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे जो आज के हालात हैं कराची के। सही, उस वक्त काफी बेहतर थे हालात। अच्छा, मैं वापस आ रही हूँ तालपुर साहब, ब्रेक लेनी है मुझे और इसी नुक्ते पे कि अब आज के हालात कैसे बेहतर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब प्लान लेके आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी जो ऐसे उसको लग रहा है कि वफाक शायद उनकी जो खुद मुख्तारी है उसमें इंटरफेयर कर रहा है, ये सारा मामला जाएगा किधर, ये ऊंट कौन सी करवट बैठेगा? ब्रेक के बाद स्टे विद अस जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। बात हम कर रहे हैं कराची हालात की जिम्मेदारी के तयन तो ज़ाहिरी बात है हमेशा ज़रूरी होता है। जो माजी की गलतियां हैं उनको एक्नॉलेज किए बगैर, उनकी दुरुस्तगी के बगैर शायद हम मुस्तकबिल की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ही इज़ द सीनियर पॉलिटिशियन, कराची में हुक्मरानी भी की, कराची में अपोजिशन भी की, कराची के हालात को भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, नवाब साहब से और फ़हीम साहब से तो मैं पूछ चुकी हूँ कि कौन जिम्मेदार है, तो आप अपनी जमात जो आपकी माजी की जमात है वो उसको कितना जिम्मेदार समझते हैं? क्योंकि बहुत बार आप पार्टनर्स रहे पीपल्स पार्टी के साथ, अकेले भी हुक्मरानी करते रहे, तो कराची के हालात बिगड़ने की वजह क्या है? पहले तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है वो सूबाई हुकूमत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आती है। उसके बाद नंबर 2 पर MQM पाकिस्तान की, उसकी जो माजी की गलतियां उसे भी लें जब वो मेन MQM थी, और आज अगर वो MQM पाकिस्तान है और गुज़िश्ता जो 4 सालों की कारकर्दगी है MQM पाकिस्तान के मेयर की और फिर MQM पाकिस्तान की मजमूई तौर पर, और उन्होंने जिस तरह अपनी तरजीहात को ठीक नहीं रखा और जो मौका था
उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये कराची के हालात हुए। और उसमें पीटीआई का भी कहीं ना कहीं कसूर है, मैं उसे बरीउज़्ज़मा करार नहीं दूंगा। 2 साल से वफाकी हुकूमत में एमक्यूएम और पीटीआई साथ हैं, तो कम से कम ये जो मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल सिटी है कराची का, इसमें 35 इदारे हैं, कोई 7 इदारे तो मुंतखब और मकामी हैं, केएमसी और 6 डीएमसी। बाकी जो 38 के करीब, जो 28 के करीब इदारे हैं वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत चलाती है उसे। तो वो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाला मामला है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार रूल किया था कि ये सब एक लार्जर ग्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की अम्ब्रेला में आने चाहिए। इसका मतलब है तशरीह होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्टिकल 140A की, जिसमें मेरी पिटीशन 4 साल से वहां पेंडिंग में, अगर ये हो जाए तो मसला, बड़ा मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से ये भी बताएं कि जो है वो एक आर्टिकल 140A की, तो ये बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी, अच्छा फिर तीनों जमातों के दरमियान इख्तियारात और वसाइल को लेकर जो झगड़ा रहा, क्रेडिट की सियासत, इल्जाम तराशी, उसका फायदा तीनों जमातों के करप्ट अनासर ने उठाया। और जो इख्तियार जिसके पास था, जो वसाइल थे, उसका भी बेदर्दी के साथ जो है वो नाजायज इस्तेमाल हुआ, मिसयूज हुआ। और वो लोग जो है वो कहां से कहां चले गए और सियासत पीछे रह गई। और सिर्फ सियासत में या तो करप्शन थी या तिजारत थी और लोगों के वोटों को जो है वो बेचा गया। और नवाब तालपुर साहब, जल्दी से जो प्लान लेके प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, आपके फ्यूचर में कोई होपफुल हैं कि हाँ, एक जिस बात की तरफ फारूक साहब भी इशारा करें जी कि बड़ा कोई लार्जर एक प्लान होना चाहिए, उसके साथ ही कराची फिक्स हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता? डेफिनेटली फाइनेंसिस की जरूरत पड़ती है, सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, सही, और उससे बढ़कर सबको मिलजुल के करने की जरूरत पड़ती है। मौजरत के साथ, बहुत ही मौजरत के साथ आपके साथ ये गुजारिश कर, मेरी कराची के लोगों के साथ हमदर्दी है। इतनी हमदर्दी है कि जब कराची में इस किस्म की सूरत-हाल हुई तो मैंने आंखों में आंसू थे। लेकिन आज अगर आप देखो, जैसे मैं इस वक्त उमरकोट में और फिर रहा हूँ, तो इंटीरियर सिंध के अंदर भी इतनी तबाही हुई है कि मैं समझता हूँ कि लोगों के 90% क्रॉप्स खत्म हो गए हैं। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। लोगों को अपने घर, जो कच्चे मकान थे, वो तकरीबन 80% टूट चुके हैं और दूसरे आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं। सही। और इतना पानी है, ऐसी सूरत हाल ऐसे इंटीरियर सिंध के अंदर कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं कराची तो बराए मेहरबानी एक फिजाई दौरा, नीचे उतरे भी नहीं, एक फिजाई दौरा कर लें। इसमें उमरकोट जिले का भी फिजाई कर लें कि वहां पर रेगिस्तान के ऊपर सारे घर बार, सांगड़ के लोग, खिपरों के लोग, मीर मुखाज के लोग, नौकोट के लोग निकल के वहां आके भिटों पे बैठ गए हैं डेजर्ट के अंदर। अच्छा, ये बड़ी अच्छी तजवीज है। ठीक है तालपुर साहब, ये बड़ी अच्छी तजवीज है। उनके साथ होंगे एनडीएमए के चेयरमैन तो मेरा ख्याल है कि वो फिजाई दौरे की तरफ उनको लेके जाएंगे ही। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं बगैर किसी तमहीद के। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रही थी कि आप अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, मैंने सुना है कोई ऐलान करने वाले हैं, तो क्या ऐलान होने वाला है? कोई जमात आप ज्वाइन कर रहे हैं? क्या हो रहा है? कराची के हालात को मलहूज रखते हुए आप क्या सोच रहे हैं? एमक्यूएम के काफ़ी सीनियर नज़रियाती कारकुन जो मायूस थे, इनएक्टिव थे या मजबूरन मसलहतन मेरे बहादराबाद के साथियों के साथ थे, उनकी एक मोबिलाइजेशन बन रही है। वो अगर कोशिश करें तो ये एमक्यूएम मुझे वापस मिलती। मेरे लिए नहीं, मैं राब्ता कमेटी में तो नया इलेक्शन करा के 35 साल से कम उम्र लोगों को, 65% 35 साल से कम उम्र लोगों को लाना चाहता हूँ, ताकि नई क़यादत और नए लोग आए। और बल्दिया में भी इसी तरह हम एक आज़ाद और गैर जानिबदार ग्रुप लेकर जाएं, जिसका नाम आवाज़े कराची तहरीक हो, कोई हक परस्त तहरीक हो, और उसमें जो हमारे मुखालफीन भी रहे, जिनको एमक्यूएम से मुश्किलात भी हुई या एक एमक्यूएम की लेगेसी के दोनों साइड्स हैं,
तो मैं समझता हूं कि हम कराची को ओपन करें। हर जबान बोलने वाला कराची में है, हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में, और ये वक्त है कि हम ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, क्योंकि कराची को अपनाएंगे तो पाकिस्तान को अपनाएंगे। आप नई जमात बनाने वाले हैं या ये ग्रुप है, मतलब इसको क्या कहें फारूक सत्तार साहब, एक नई जमात बनाने वाले? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात की हद तक तो मैं समझता हूं कि ग्रुप से काम चल जाएगा, और इस जो किसी भी नई तहरीक का और सियासी अमल का आगाज करना है। देखिए, मिडिल क्लास, सेक्युलर, पढ़ा लिखा, शहरी इलाकों का जो एक सियासी अमल है उसको बचाना है, मिडिल क्लास और पढ़े लिखे लोगों को मायूसी से रोकना है। तो मैं समझता हूँ कराची उसका सबसे बड़ा मरकज है, जो मुतवस्सित तबके का, सेल्फ मेड लोगों का, और पाकिस्तान की मईशत का मरकज, तरक्की का इंजन है। तो इसलिए कराची ही वो जरखेज जमीन है जहां 84 में जो तहरीक कायम हुई, अगर वो सही डगर पे चलती मुसलसल, और उसमें ये खराबियां जो सियासत की हैं रिवायती वो ना आती, करप्शन ना आती, तो मैं समझता हूं कि एमकेएम एक बेहतर मॉडल था। तो मॉडल वही है, रूह वही है, नजरिया वही है, जिस्म क्या होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, ये जरा वक्त के साथ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि सही है। डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी से फहीम साहब से जरा एक बार एस्टिमेट लेने दें कि ये जो पैकेज की हम सुन रहे हैं उनके ख्याल में ये काफ़ी है, फिर मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आऊँगी। फहीम साहब, 802 अरब रुपए का पैकेज रिपोर्टेडली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने वाले हैं। 800 बिलियन का एक पैकेज जो सीएम सिंध है उनकी तरफ से भी सुना है कि सामने आ रहा है। आपको लगता है ये रकम काफ़ी है? सिर्फ रकम अनाउंस होने से, एलोकेट होने से कराची के मसले हल हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये, जिस रकम की बात हो रही है वो ना वफाकी हुकूमत के पास है ना सूबाई हुकूमत के पास है। तो वो जो वसाइल का हमसे वायदा किया जा रहा है, एक तो हम ये नहीं समझते कि ये लॉलीपॉप से ज्यादा कोई चीज है। अच्छा चलिए, आप अगर ये कहिए कि ये वसाइल कराची या कर भी देंगे तो ये माशी वसाइल है। अगर माशी वसाइल की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, कुछ सड़कें ठीक हो जाएंगी, कुछ ब्रिज दोबारा से ठीक हो जाएंगे, कुछ अंडरपास ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मगर ये, इसको हम डेवलपमेंट स्टडीज की जबान में प्लम्बिंग अप्रोच कहते हैं, या फायर फाइटिंग, कि जहां कोई प्रॉब्लम आ गया उसको भाग के जाके ठीक कर लिया, ठीक है। इससे कराची का मसला हल नहीं होगा। देखिए, आपको पाकिस्तान के अरबाब इख्तदार को, देखिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे कोई शक नहीं है, मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नीयत पे कोई शक नहीं है, मगर मसला यह है वज़ीर आज़म की पूरी सियासत जो आज तक रही है वो बुनियादी तौर पे करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाते हुए गुजरी और फिर वो वज़ीर आज़म बन गए। तो ये जो जुज़ियात हैं, ये जो सड़क के ऊपर गली में जो सियासत की, और सियासत को छोड़ दीजिए, जो समाजी बेहतरी की जरूरत है उसके लिए जो वो तजर्बा चाहिए वो क्रिकेट की फील्ड से नहीं मिलता। इसी तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आप बात करते तो वहां पर भी बहुत नेक नियति से कर रहे होंगे, मगर उनकी जो ट्रेनिंग है या अपब्रिंगिंग है उसके अंदर कराची जैसे मेगा सिटी की गली कूचों को साफ करना या ये करने का कोई इदराक मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं वापस आऊंगी आपके पास, मैं पूछूंगी कि ये इदराक किसके पास है। तालपुर साहब, आपको क्या लग रहा है? मैं वापस आती हूँ, मैं वापस आ रही हूँ फहीम साहब, मैं वापस आ रही हूँ सर आपके पास। तालपुर साहब, आप कितने होपफुल हैं? आप कह रहे थे कि नियत होनी चाहिए, मान लीजिए नियत भी है, मान लीजिए कि नेक नियति के साथ पैसे आ रहे हैं, तो क्या हो पाएगा कराची ठीक? कराची इंशाल्लाह ताला ठीक हो। कराची का जो मेजर प्रॉब्लम है जिसको कोई अभी एड्रेस नहीं कर रहा, वो ये है कि जहाँ से भी लोग आते हैं वो कराची में सेटल होते हैं। कराची की आदमशुमारी बेपनाह बढ़ गई है। जितनी आदमशुमारी कराची की बढ़ रही है उतने कराची के वसाइल नहीं मिल रहे। कराची को उतने अगर वसाइल मिले जैसे आबादी बढ़ रही है, या जैसे सेंसस हुए हैं, अब सेंसस की रिजल्ट ही नहीं आ रही, सब इंतजार में बैठे हुए हैं इसमें कि सेंसस की कोई रिजल्ट आए, और वो न के सिर्फ कराची लेकिन पूरे पाकिस्तान के नहीं आ रहे। तो वो ये सारी चीजें जो है, लेकिन फिर भी ये जो फहीम जमान साहब, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि ये दिखाने की चीजें हैं। तो करें कि ये जो पैसे बोल रहे हैं वो इस तरह ना हो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 160 बिलियन रुपीस का पैकेज का ऐलान किया था फॉर कराची, और फिर वो कहाँ है? 1 बिलियन आया नहीं? आया, आना चाहिए। वो
सिर्फ ऐलान भरा ऐलान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पहली बार ये की बिल होनी चाहिए। सही। अच्छा फ़हीम साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि अदराक नहीं है। फारूक सत्तार साहब, अदराक कहाँ से आएगा, ट्रेनिंग कहाँ से आएगी? जो कराची में समाजी बुराइयां हुई जिनकी वजह से कराची के मसाइल बहुत गंभीर हुए, वो फारूक सत्तार साहब किसके पास है? किसके पास है वो कुंजी ताले की? वो कौन खोलेगा ताला? देखिए, इस वक्त जो कॉम्प्लिकेशन है ना, उसमें पीटीआई और शायद एमक्यूएम का भी ये क्लेम है कि वो बड़ी जमातें हैं, और पीटीआई का जो 2018 का इलेक्शन था उससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज को भी सामने रखें। फिर एमक्यूएम का भी वोट बैंक रहा और एमक्यूएम के ऊपर भी इल्जामात रहे इंतखाबी सियासत के। तो मेरे ख्याल में जो 5-6 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन भी और जमात इस्लामी भी, तो ये पांचों जमातों को किसी तरह मुश्तरका तौर पर कराची की इनके सीनियर और कुछ रेप्यूटेबल लोगों का एक कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन मेगा प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाए। उसमें फ़हीमुज़्ज़मा चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, चाहे अर्बन प्लानर और अर्बन इंजीनियरिंग, एक कमीशन हो जो आर्टिकल 149(4) में ये मैंने प्रपोज किया है। मैं आज ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे अपना पूरा प्लान रात को फेसबुक पे और जो है ट्विटर पे मैं दूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें आपको समझ आएगा। तो ऐसे लोग जो हर पार्टी में हैं, देखें मुस्तफा कमाल है, फारूक सत्तार है, खालिद मकबूल को ले, फ़हीमुज़्ज़मा, मुर्तजा वहाब को ले, आप कह रहे हैं कि एक नेशनल फ्लेक्सिबल, ठीक है, आप नेशनल लीडरशिप का जुबैर हैं, मोहम्मद जुबैर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद जुबैर। अच्छा, और ये एक बात सुन ले कि ये जो पैसा आ रहा है ये पैकेज नहीं, ये हर साल 300 अरब बजट में बकायदा आना चाहिए, और ये आर्टिकल 160 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी में नेशनल फाइनेंस कमीशन और 8वां कौमी मालियाती कमीशन इसका अवार्ड दे, और बराह रास्त मरकज से पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि कराची 3000 अरब का टैक्स देता है, उसे 30 अरब रुपए भी। ये बहुत अच्छी तजावीज़ हैं, और आप जो प्लान शेयर करेंगे हम उसको डिटेल में डिस्कस भी डॉक्टर साहब करेंगे और आपको दावत भी देंगे ताकि हम अपने नाजरीन को बता सके। फ़हीम साहब, एक आखिरी लफ्ज़ मुझे आपसे चाहिए, अदराक किसके पास है जिस अदराक की आपको लगता है कि ज़रूरत है कराची के हालात को? देखिए, मैं तमाम सहाफ़ी दोस्तों से कहता हूँ कि ये मसीहा ढूंढना बंद कर दो। ये इदराक जो है ना, किसी शख्स वाहिद या ग्रोह के पास ना है, ना हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आपको कराची को एम्पावर करना पड़ेगा, एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो पूरे कराची का अहाता करे, जिसमें हर तरफ से लोग आए, फिर वो कमीशंस बनाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड उनके मातहत हो, मेयर का ऑफिस कोऑर्डिनेशन करे, लीडरशिप प्रोवाइड करे। ठीक है, फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, फारूक सत्तार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नवाब यूसुफ तालपुर बहुत शुक्रिया कि कराची को ऐसे इदारे चाहिए, ऑटोनमस इदारे जो कराची में डेवलपमेंट को भी देखें, जो कराची में सियासत भी ना होने दें तरक्की के नाम पर, और जो कराची शहर की मैनेजमेंट है उसको वो इदारे बैठ के ओवरसाइट करते हुए स्मूथ करें और उसको बेहतर करें। आज के लिए इतना है जी। कल कराची से क्या अपडेट्स होंगी, जब प्राइम मिनिस्टर साहब अपना पैकेज अनाउंस करेंगे, उसके बाद क्या डेवलपमेंट सामने आएंगी, दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।